प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप मुझे इस कक्षा को YouTube चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह पर देख रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षाओं की हम इन दिनों तैयारी कर रहे हैं। तो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए आरपीएससी ने पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। मेरी खुद की भी इच्छा यही है कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के लिए पहले पाठ्यक्रम को पूरा करवा दिया जाए। पाठ्यक्रम उन्होंने जारी कर दिया है। आप सभी लोगों ने उस पाठ्यक्रम को देख लिया है। विस्तृत परिचर्चा और रणनीति एक आध दिन बाद किसी कक्षा में हम आयोजित करेंगे। पाठ्यक्रम में मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानी लिखी है पूस की रात, वहां से हम तैयारी को आरंभ कर रहे हैं। तो मूल पाठ पढ़ रहा हूं, विशेषताएं बता रहा हूं और कहानी के जो मुख्य परीक्षा में पूछे जाने योग्य बिंदु है उनको आप साथ साथ मार्क करते चलिए, शॉर्ट नोट बना लीजिए। और एक सूचना आप लोगों के लिए कि टेलीग्राम जो चैनल है अपना हिंदी विद प्रीतम सिंह के नाम से, उस पर ये पीडीएफ भी मैं भेजने वाला हूं। हिंदी विद प्रीतम सिंह ये जो अपना टेलीग्राम चैनल है उस पर साहित्य इतिहास की जानकारियां और ये पीडीएफ आज जो मैं पढ़ा रहा हूं पूस की रात, ये उस पर आ जाएगी ताकि आपको पढ़ने में सुविधा रहे। इसको देखना शुरू करिएगा। आप सब लोग जानते हैं कि पूस की रात जो कहानी है उसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। और मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी पूस की रात, देखिए दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं। कहानी का जो कंटेंट है, उसकी विषय वस्तु है, उस पर भी सवाल पूछा जाता है। पूस की रात कहानी की विषय वस्तु क्या है? किसान की दुर्दशा। यह उसका मुख्य प्रतिपाद्य है, किसान की दुर्दशा। और वो किसान नहीं रहकर मजदूर बनना चाहता है। दुर्दशा इतनी अधिक हो गई है कि पूस की रात कहानी का जो किसान है वो किसान रहना भी नहीं चाहता। इतनी मेहनत करके भी उसे बुनियादी सुविधाएं प्राप्त नहीं। वो सोचता है किसान से तो मजदूर होना अच्छा है। ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी का मुख्य प्रतिपाद्य है। देखना शुरू करिए कहानी को। देखते चलिए साथ साथ मेरे। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है। सहना कौन है? सहना का अर्थ है जमींदार का कारिंदा। लगान वसूल करने के लिए आया है या साहूकार का नौकर। जमींदार या साहूकार के लिए काम करने वाला कोई व्यक्ति जो अपने बकाया पैसे को वसूल करने के लिए आया है, उसे मुंशी प्रेमचंद ने सहना कहा है। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा कि सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं। किसी तरह गला तो छूटे कि सहना आया है अपने पैसे लेने के लिए, जो पैसे घर में रखे हैं उसे दे दो। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। अब देखिए ये प्रश्न, कहानी के जो मुख्य पात्र हैं उनका नाम है हल्कू और उनकी जो पत्नी है उनका नाम है मुन्नी। इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि हल्कू की पत्नी का नाम क्या है? मुन्नी। दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक इस तरह के सूचनात्मक प्रश्न, एक विषय वस्तु को लेकर प्रश्न। विषय वस्तु के प्रश्न की हम पहले बात कर चुके हैं कि विषय वस्तु का प्रश्न यह है कि कहानी का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? किसान की दुर्दशा। किसान दुर्दशा को प्राप्त होता है, ये कहानी की मुख्य संवेदना है। इसी समस्या को लेकर कहानी लिखी गई है कि किसान की दुर्दशा, और इतनी दुर्दशा कि वो किसान रहना ही नहीं चाहता, मजदूर बन जाना चाहता है। तो मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए है। इस तरह के सूचनात्मक प्रश्नों का पूछा जाना बनता है। हल्कू के घर कितने रुपए मौजूद हैं, इस पर प्रश्न पूछा जाता है। दे दोगे तो कम्बल कहां से आएगा? देखिए हम लोग लिखते हैं कंबल, यही शुद्ध है। मुंशी प्रेमचंद कहानी को क्षेत्रीय रंग देना चाहते हैं। आप लोग परीक्षाओं में पढ़ते होंगे कि भाषा उसकी पात्रानुकूल होनी चाहिए, कहानी की भाषा पात्रानुकूल होनी चाहिए। अब वो गैर पढ़े लिखे लोग हैं, तो मुन्नी जो किसान की पत्नी, वो कंबल नहीं कहती है, वो कहती है कम्बल। तो कम्बल कहां से आएगा? और माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? हार का अर्थ है खेत खलिहान, जहां खेत की रखवाली की जाती है वो जगह कहलाती है हार। खेत माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं है। 3 ही रुपए हैं, कैसे दे दे?
क्योंकि कंबल लाना है। ये कहानी इस वाक्य से शुरू हुई है। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया था। तो पूस का महीना आ रहा है, गजब ठंड का महीना। पूस सिर पर आ गया। कम्बल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता। सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा। बला से जाड़ों मरेंगे, बला सिर से टल जाएगी। तो वो हल्कू की इच्छा है कि 3 रुपए दे दिए जाए, क्योंकि हल्कू घुड़कियां नहीं खाना चाहता, हल्कू गालियां नहीं खाना चाहता। यह सोचते हुए वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए, हल्कू शरीर से कैसा है, बहुत भारी भरकम। और मुंशी प्रेमचंद जीवंत लेखक हैं। उन्होंने देखिए हास्य भी साथ में जोड़ा है, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था। उसका शरीर था भारी भरकम और नाम था हल्कू। स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ऐसी भाषा जो उसको प्रसन्न कर दे कि ला दे दे। गला तो छूटे, कम्बल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। तो किसान को कंबल उपलब्ध नहीं है, 3 रुपए घर पे हैं, और उन 3 रुपए को लेने के लिए भी सहना आ गया है। हल्कू कहता है, मैं कोई और उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंख तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय। जरा सुनो, कौन उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कम्बल। खैरात का अर्थ होता है दान। आप शब्दार्थ लिखना चाहें लिख सकते हैं। खैरात का अर्थ है दान। न जाने कितनी बाकी है। बाकी का अर्थ है बकाया। आप दूसरे शब्दों में समझिए ऋण। कितनी बाकी है, कितनी बकाया है। बकाया है मतलब जमींदार का लगान या साहूकार का कितना धन कर्ज अभी बाकी है, कि किसी तरह चुकने में ही नहीं आती। ये पंक्ति ये बता रही है कि किसान के ठगे जाने की संभावना है। इतना पैसा वो दे चुके हैं, अनपढ़ गरीब किसान, पता नहीं उनको कितना बाकी। मैं कहती हूं, तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मैं कहती हूं, तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई। मर मर कर काम करो और उपज हो तो बाकी दे दो। बाकी का अर्थ है बकाया लगान। वो जो लगान है उसके पैसे दे दो। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो। मजूरी का अर्थ है मजदूरी। ऐसी खेती से बाज आए, ऐसी खेती से बाज आए। तो हल्कू की जो पत्नी है मुन्नी, वो कह रही है, ऐसी खेती से भी हम थक गए, मैं रुपए न दूंगी, न दूंगी। ऐसा उसने हल्कू से कहा कि 3 रुपए बिल्कुल नहीं दूंगी मैं। देखिए इसको। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? तुम पैसे नहीं दोगी तो मुझे गाली खानी पड़ेगी। मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। मुन्नी को अपने कथन का अनौचित्य समझ में आया। हाँ, सचमुच राज उसी का है। वो पैसे मांगता है और लेकर छोड़ेगा। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो भीषण जंतु की तरह उसे घूर रहा है। तो जमींदार का आदमी जो बाकी लेने के लिए आया है, सचमुच राज उसी का है। सचमुच राज उसी का है और पैसे लेकर ही मानेगा। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती। मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह उसी में झोंक दो, उस पर से धौंस। सारा पैसा भी खर्च कर दो, उस पर से धमकियां भी सहो। देखिए, हल्कू ने रुपए लिए। वह इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट कपट कर 3 रुपए कम्बल के लिए जमा किए थे। 3 ही रुपए हैं उसके पास। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। जैसे जैसे वो पग बढ़ा रहा है, गरीबी का भार बढ़ता जा रहा है। देखिए, दूसरा दृश्य शुरू हुआ है।
पूस की अंधेरी रात, पूस के लिए ही तो वो कंबल इकट्ठा कर रहे थे। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। कथन में छिपी हुई ध्वनि को पहचानिए। बहुत ठंड थी। बहुत ठंड थी। आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे, मतलब बहुत ठंड थी। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े कांप रहा था। हल्कू किस स्थिति में है? खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी बना रखी है, बांस की वहां एक खटिया है और एक चद्दर उसने ओढ़ रखी है, ऐसी भयानक ठंड में। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कू कू कर रहा था। दो में से एक को भी नींद ना आती थी। दोनों में से एक को भी नींद नहीं आ रही, इतनी ठंड है। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन से चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? ठंड लग रही है? कहता तो था घर में पुआल पर लेटा रहे। पुआल क्या होती है भाई? पुआल एक घास बिछाए जाने के काम भी ली जाती है, ठंड नहीं लगे उससे पशुओं इत्यादि के नीचे बिछा दिया जाता है। घर में पुआल पर लेटा रहे तो यहां क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड। मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहां हलवा पूरी खाने आ रहा हूं। हल्कू अपने कुत्ते से बात कर रहा है। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब रो नानी के नाम पर। बहुत गुस्से में है हल्कू कि तुम्हें कहा था रुक जाओ, कम से कम तू तो ठंड से बचता, लेकिन तू भी यहां आ गया। आगे देखिए कहानी। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूकू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। उसकी श्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया कि स्वामी को मेरी कूकू से नींद नहीं आ रही, जबकि हल्कू को नींद नहीं आ रही ठंड के कारण। हल्कू ने हाथ निकाल कर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे, नहीं तो ठंडे हो जाओगे, मार डाले जाओगे। यह रांड पछुआ न जाने कहां से बर्फ ले आ रही। पछुआ पश्चिम की हवा, पश्चिम की हवा, पछुआ का अर्थ है पश्चिम की हवा। उसने हवा को भी गाली दी कि न जाने कहां से बर्फ ले आ रही है। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका। देखिए ये कथन पूछे जाने जैसे हैं। 8 चिलम तो पी चुका, ये खेती का मजा है। एक एक भागवान ऐसे पड़े हैं। भागवान का अर्थ है भाग्यवान। भाग्यवान यानी धनवान। एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबराकर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कम्बल। मजाल है कि जाड़े का गुजर हो जाए, सर्दी उनको लग ही नहीं सकती। तो गरीब हल्कू धनवान लोगों को याद करता है। तकदीर की बखूबी है, तकदीर की बखूबी है, यानी हल्कू भाग्यवादी हो चला है। मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे। हल्कू के हिसाब से ये क्या है? ये भाग्य है। हल्कू ये नहीं समझता कि हमारा शोषण किया जा रहा है। हल्कू समझता है कि ये भाग्य है, इसी कारण ऐसा होता है। हल्कू उठा, हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा, कुत्ता भी उसके साथ उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन बहल जाता है, आप जानते हैं अच्छी तरह। हल्कू भी जानता है कि कुत्ता चिलम नहीं पी सकता, पर वो पूछ रहा है, थोड़ा अपना समय बिता रहा। जबरा ने उसकी मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू ने कहा, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहां पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा।
जबरा ने अपने अगले पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए। जबरा अपने मालिक से बहुत स्नेह करता है। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां जनजीवन की कहानियां हैं और पूस की रात कहानी किसान की दुर्दशा को प्रकट करती है। उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे जो कुछ हो अब की सो जाऊंगा। समस्या क्या है? ठंड लग रही है। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता तो कभी उस करवट पर। जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए दे रहा है। बहुत ठंड लग रही। किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी। सोया नहीं जा रहा था। कुत्ते को गोद में लिया पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है। जबरा को भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि दोनों गर्माहट का अनुभव कर रहे हैं। स्वर्ग यही है और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी तत्परता से गले न लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था, अपनी गरीबी से आहत नहीं था जिसने आज उसे उस दशा में पहुंचा दी। नहीं, अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए। उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। देखिए, इस तरह की कथन भी हमको याद रखनी। कथन किसका है? तो न हल्कू का है न जबरा का है, लेखक का कथन है। पीएससी जब प्रश्न बनाती है तो इस तरह प्रश्न भी बनाती है। आप लोगों को मेरी सलाह है, जो मूल पाठ है, हालांकि चैनल पर सभी पाठ पढ़ाए जाएंगे, सभी मूल पाठ की पीडीएफ आप लोगों तक पहुंचेगी, पर जो मूल पाठ हैं कक्षा 9, 10, 11, 12 की पाठ्य पुस्तकों तो उन्हें हटा दी हैं उन्होंने। मूल पाठ को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए ताकि आप पंक्ति देखते ही पहचान सकें कि किसकी पंक्ति है। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। बहुत सारी आत्मीयता उसे मिली तो फुर्ती आ गई उसमें। वह झपट कर उठा जानवर की आवाज के साथ और छतरी से उठ बाहर आकर भूंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया पर वह उसके पास ना आया। हार में चारों ओर दौड़ दौड़ कर भूंकता रहा। एक क्षण के लिए आ जाता तो तुरंत ही दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। जैसे हृदय में इच्छाएं उभलती हैं, वैसे कर्तव्य उसके हृदय में उछल रहा है। देखिए, कहानी अपने शीर्षक को उचित ठहराती, पूस की रात, और लगभग कहानी उसी रात का चित्रण है। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती में मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है? ठंड से पीड़ित होकर हल्कू देखता है कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। देखिए, मुंशी प्रेमचंद ने जीवन को बहुत गहरे से देखा है। किसान, उसके पास घड़ी नहीं है, वो तारों से ही समय पता लगाता है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े, ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर भर से ऊपर रात है। 1 पहर रात अभी बाकी है। करीब 3 घंटे से अधिक समय अभी बाकी है। और देखिए, हल्कू के खेत से कोई 1 गोली के टप्पे पर, इसका अर्थ है निकट, बहुत नजदीक, हल्कू के खेत के निकट आमों का बाग था। आमों का एक बगीचा था। पीएससी जब छोटे और साधारण प्रश्न बनाएगी, सूचनाओं पर प्रश्न बनाएगी, तो इस तरह के प्रश्न बनाते हैं वो कि क्या था, किस चीज का बाग था जिसमें हल्कू चला गया। पतझड़ शुरू हो गई थी।
बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। तो हल्कू को विचार आया कि पत्तियां बटोर कर तपा जा सकता है। फिर उसके मन में विचार आया, रात को मुझे कोई पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, पर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। हल्कू को जाना ही पड़ेगा। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए। अरहर की दाल होती है तो उसके पौधे उखाड़ लिए। उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में जलता हुआ उपला लेकर बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें। टांठे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। टांठे हो जाएंगे इसका अर्थ है ताजा हो जाएंगे, अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगे, तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो रात बहुत है। जबरा ने कूं कूं करके अपनी सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। मुंशी प्रेमचंद की कहानी कला की एक विशेषता उनका दृश्य निर्माण है। जब वो कोई दृश्य बनाते हैं तो कहानी का दृश्य आंखों के आगे सजीव होता है। कैसा दृश्य बाग में है उसको पहले लिखा है। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। देखिए, इस तरह के प्रश्न भी बनाए जा सकते हैं कहानियों पर, उपन्यासों पर, नाटकों पर। इस तरह की पंक्तियों के प्रश्न भी पीएससी पूछती रही है। इन सब चीजों को ध्यान रखिए आप लोग। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू। तुम्हारी नाक में भी सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी मिल गई थी, उसे वह चिंचोड़ रहा था, चबा चबा के खा रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे। याद रखिए, मुंशी प्रेमचंद की कहानी का प्रतिपाद्य क्या है? किसान की दुर्दशा, और ऐसी दुर्दशा कि वो किसान रहना ही नहीं चाहता और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। देखिए, थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। अच्छा अलाव जला। उसके अस्थिर प्रकाश में बगीचे के वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हो। अंधकार के उस अनंत सागर में वह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग तप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर वो जो ओढ़ रखा है उसने उतार दिया है। वो बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। देखिए, इस तरह के प्रश्न भी बनाए जा सकते हैं कि उसने दोनों पांव फैला दिए, किस भाव से, कैसा लग रहा है? मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में आवे सो कर, अब आग तप रहा है, अब कोई डरने की बात नहीं। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गरु को हृदय में छिपाए न रख सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है? जबरा ने कू कू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? देखिए, पात्र एक है हल्कू, दूसरा है कुत्ता। मुंशी प्रेमचंद दोनों के बीच भी संवाद स्थापित करते हैं। आप लोग जब कहानी कला पढ़ते हैं तो उसकी भूमिकाओं में पढ़ते हैं कि संवाद के द्वारा कहानी आगे बढ़ती है, घटनाओं के द्वारा कहानी आगे बढ़ती है, और कहानी में जो मुख्य पात्र होते हैं उनकी संख्या 3-4 से अधिक नहीं होती। उनमें से भी केंद्रीय पात्र एक ही होता है। तो हल्कू इस कहानी का केंद्रीय पात्र है, मूल पात्र है। पहले से ये उपाय न सूझा, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते, हल्कू का कथन है। जबरा ने पूंछ हिलाई। जबरा ने मानो पूंछ हिलाकर स्वीकृति दी। अब चूंकि वो ठंड से पार हो गए हैं तो हल्कू को खेल सूझ रहा है। अच्छा, आओ इस अलाव को कूदकर पार करें, देखें कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा न करूंगा,
जबरा ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। कातर दयनीय नेत्रों से। उसकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि इसको कूद कर पार कर जाए। मुन्नी से कल न कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। ये कथन किसका है? हल्कू का। हल्कू जो शरीर से बहुत भारी है, जैसा कि प्रेमचंद ने लिखा है, उन्होंने कहा है उसका नाम, उसके शरीर आपस में मिलते नहीं, उसका नाम है हल्कू और वो खुद है बहुत भारी। यह कहता हुआ वह उछला और अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। हल्कू बहुत फुर्तीला है, भारी होने के बावजूद अलाव के ऊपर से कूद गया। पैरों में जरा लपट लगी पर वह कोई बात न थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा रहा, लेकिन जबरा ऊपर से नहीं कूदा, पास से बगल काट के आ गया। हल्कू ने कहा चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। हल्कू ने कहा नहीं, ऐसे नहीं करना था, इसके ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। ये जब वो गर्मी पा गए हैं तो आपस में कुत्ता और मालिक खेल रहे हैं किस तरह। पत्तियां जल चुकी थी, बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी जो हवा का झोंका आने पर जरा जाग उठती थी। पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली। गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस्य दबाए लेता था। ठंड बढ़ रही थी, वैसे वैसे आलस छा रहा है। जबरा जोर से भूंक कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ, देखिए कहानी पर एक मोड़। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आ गया। शायद नीलगायों का झुंड था। इस पर भी प्रश्न बन सकता है, कौन से जानवर थे? नीलगायों का झुंड। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि गाय खेत चर रही है। उसके चबाने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। हल्कू तब खेत में नहीं है, हल्कू है आम के बाग में। उसने दिल में कहा नहीं, जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। उसने कहा नहीं, आ ही नहीं सकता कोई जानवर। कहां, अब तो कुछ सुनाई नहीं देता, मुझे भी कैसे धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा। जबरा भूंकता रहा, उसके पास ना आया। फिर खेत चरे जाने की आहट मिली। वह अब अपने को धोखा न दे सका। पिछली बार वो खुद को धोखा ही दे रहा था कि नहीं, कोई जानवर आया ही नहीं है, वहां जाकर करेंगे क्या। लेकिन वह अब अपने को धोखा नहीं दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ बैठा था। दंदाया हुआ, दुबका हुआ, गर्म हुआ। दुबका हुआ या गर्म होकर बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असूझ जान पड़ा। उससे यह संभव नहीं लगा कि दौड़कर पीछे जाया जा सकता है। वह अपनी जगह से न हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, लीहो लीहो लीहो, जानवरों को भगाने के लिए आवाज। तो यह आवाज उसने लगाई भगाने के लिए। खुद अपनी जगह से उठ नहीं सका क्योंकि ठंड बहुत गजब लग रही थी। उठ भी नहीं सका, वहीं से बैठे बैठे उसने आवाज लगाई है। तो देखिए क्या होता है फिर। जबरा भूख उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा। उसने सोचा भगाएं जानवरों को। फिर 2-3 कदम चला। वह एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक सा झोंका आया कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास जा बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था। नीलगाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। देखिए इतनी ठंड लग रही है, उसकी जाने की भी हिम्मत बची नहीं है। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों ओर से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी आंख खुली तब चारों ओर धूप फैल गई थी। गया ही नहीं हल्कू, जानवरों को भगाने के लिए गया ही नहीं। सुबह जब उठा तो धूप थी और मुन्नी कह रही थी क्या आज सोते ही रहोगे, तुम यहां आकर रम गए, उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा क्या तू खेत से आ रही है?
हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से आ रही है? और मुन्नी ने कहा, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे मड़ैया डालने से क्या हुआ? मड़ैया यानी झोपड़ी। तुमने खेत की रखवाली के लिए यहाँ झोपड़ी डाल रखी थी, उसका क्या हुआ? उसका डालने का क्या लाभ? अब देखिए हल्कू थोड़ी चतुराई दिखाता है। हल्कू ने कहा, मैं मरते मरते बचा और तुझे अपने खेत की पड़ी है? पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूं। इस पर प्रश्न बनता है, भाई हल्कू ने मुन्नी के सामने क्या बहाना किया? क्यों जानवर खेत चर गए कि मेरे पेट में दर्द हो गया, मैं जा ही नहीं सका? फिर दोनों खेत की डांड पर आए। डांड का अर्थ है किनारा या मेड़ जिसको कहते हैं। देखा सारा खेत रौंदा हुआ पड़ा है और जबरा मड़ैया के नीचे चित्त लेटा है, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। हल्कू काफी खुश है। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। माल गुजारी का अर्थ है लगान, जमीन का लगान। मजदूरी से ही भरना पड़ेगा। और हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, अब ठंड की रात में यहां सोना तो न पड़ेगा। तो खेती के उजड़ जाने से हल्कू खुश है। कहानी का मूल प्रतिपाद्य हमको याद रखना है। मूल प्रतिपाद्य क्या है? किसान की दुर्दशा। और हल्कू इतना साधनहीन है कि कंबल भी नहीं खरीद सकता। इसलिए वो किसान रहना ही नहीं चाहता है, किसान से मजदूर बन जाना चाहता है। ये वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है, पूस की रात। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मौजूद है। आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद।